सन 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन की एक उपन्यास आती है। उपन्यास का नाम है फ्यूटिलिटी। उस उपन्यास में एक जहाज की कहानी है। वो जहाज जो दुनिया के तमाम रईसों को लेकर के अटलांटिक महासागर से होकर के गुजर रहा है, और वो जहाज जो अप्रैल की एक रात को एक आइसबर्ग से टकरा करके उस महासागर की तली में हमेशा के लिए समा जाता है। कमाल की बात यह है कि उस जहाज का नाम था टाइटन, और ठीक 14 साल बाद 14 अप्रैल 1912 को ऐसी ही एक सर्द रात में ऐसा ही एक जहाज जिसका नाम है टाइटैनिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों को लेकर के जा रहा है और एक आइसबर्ग से टकरा जाता है। यहाँ तक कि उसमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी जॉन जेकब एस्टर भी मारा जाता है। मुझे ये घटना इतनी अजीब लगी कि आखिर क्या कोई व्यक्ति पहले से ही टाइम मशीन में जाकर के सारी घटना को देख आया था, जिसने 1898 में उस उपन्यास में वो सारी घटना पहले से ही लिख दी, या फिर नियति ने वो दिन पहले ही तय कर दिया था। मैं इस पर थोड़ा बहुत मैंने खोजबीन की तो मुझे मिली ये किताब अ नाइट टू रिमेंबर, जो कि 1956 में आई थी, जिसमें टाइटैनिक से बचे हुए तमाम सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ हैं। और इस किताब को पढ़ते हुए मैं कुछ ऐसी रोचक जानकारियों से गुजरा जिसे पढ़कर के मुझे लगा कि टाइटैनिक की घटना को रोक पाना मान लो उस दिन बहुत मुश्किल था। उस रात जो मौसम था बहुत शांत था, यहाँ तक कि समुद्र में किसी भी तरह की कोई लहर नहीं थी। समुद्र में लहर ना होने का सबसे बड़ा खतरा ये था कि किसी भी आइसबर्ग को लहरों से होने वाली जो आवाज़ की रिफ्लेक्शन होती है उसकी वजह से जिस तरह आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो उस रात पॉसिबल था ही नहीं। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि उस रात अमावस्या की रात थी। इतना गहरा अंधेरा था कि उस अंधेरे में सामने से आता हुआ आइसबर्ग आसानी से दिख ही नहीं सकता था। पर क्या बात सिर्फ इतनी है? नहीं, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसी गलतियां हुई उस रात जो बड़ी अजीब सी लगती हैं। जैसे कि जो लुकआउट करने का काम करता था उसके पास हमेशा बाइनोकुलर होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन उस रात लुकआउट फ्लीट के पास किसी भी तरह का कोई बाइनोकुलर था ही नहीं। बाइनोकुलर ना होने का कारण भी बहुत अजीब था, क्योंकि जिस अधिकारी को पहले लुकआउट के लिए रखा गया था उसको अंतिम समय में टाइटैनिक से हटा दिया गया था, और वो बाइनोकुलर को किसी ऐसी अलमारी में रख के चला गया था जिसके बारे में पूरे टाइटैनिक में किसी को पता ही नहीं था। ऐसे में फ्लीट के कई बार बाइनोकुलर मांगने के बावजूद उसको बाइनोकुलर मिला ही नहीं। और जब 11:39 पर उसने सामने एक बहुत बड़ी काली छाया को देखा तो 3 बार उसने तेजी से घंटी बजाई और लगातार जहाज को मोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर कि अगले 37 सेकंड तक लुकआउट फ्लीट लगातार आइसबर्ग को अपने सामने से आते हुए देखता रहा। साइड से जहाज मुड़ तो गया और लुकआउट फ्लीट को लगा भी कि शायद हम बाल बाल बच गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ कुछ और ही, क्योंकि निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा चुका था। खैर, ये बात तो आपने टाइटैनिक फिल्म में देखी ही है, लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ और बातें भी थी। जैसे कि क्या वास्तव में टाइटैनिक जहाज पर किसी को भी नहीं मालूम था कि आगे वाले एरिया में आइसबर्ग है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। सच बात यह थी कि टाइटैनिक से 10 मील की दूरी पर एक जहाज और चल रहा था जिसका नाम था कैलिफोर्निया। 11:30 के आसपास कैलिफोर्निया से एक संदेश वायरलेस के थ्रू भेजा गया टाइटैनिक को, जिसमें कहा गया कि हम आइसबर्ग से घिर चुके हैं और हमने अपना जहाज यहीं रोक दिया है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर फिलिप्स ने वो सूचना कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाई ही नहीं? इसका कारण बहुत सिंपल सा था। ये वो समय था जब वायरलेस का इस्तेमाल
नेविगेशन के लिए नहीं किया जाता था। ये वो समय था जब वायरलेस का इस्तेमाल सिर्फ आम पैसेंजर्स के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। चूंकि वो संडे का दिन था, फिलिप्स लगातार रात को 11:30 बजे तक लोगों के संदेश न्यूफाउंडलैंड तक पहुंचाने में बिजी था। ऐसी स्थिति में जब 11:30 पर कैलिफोर्निया से उसके पास संदेश आया तो एक तरफ तो वो मेंटली बहुत थका हुआ था और दूसरी तरफ चूंकि कैलिफोर्निया सिर्फ 10 मील की दूरी पर था तो फ्रीक्वेंसी की वजह से उसके कान में बहुत तेज साउंड आया। वो मैसेज को ढंग से सुन भी नहीं पाया था और यही कारण था कि उसने वो मैसेज कभी कैप्टन स्मिथ तक पहुंचाया ही नहीं। और ठीक 10 मिनट बाद टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा चुका था। लेकिन बात सिर्फ टकराने तक खत्म हो जाए तो ऐसा भी तो नहीं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10 मील दूर स्थित कैलिफोर्निया ने आखिर फिर टाइटैनिक पर जो भी लोग थे उनको बचाया क्यों नहीं, और क्यों 58 मील दूर स्थित कारपेथिया नाम का एक जहाज आकर के टाइटैनिक के लोगों को बचाता है। इसके पीछे भी बड़ी अजीब से ही कारण देखने को मिलते हैं। 11:30 पर संदेश भेजने के बाद कैलिफोर्निया के वायरलेस ऑपरेटर ने अपना वायरलेस ऑफ कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्हीं का एक दूसरा साथी जो वायरलेस ऑपरेटर नहीं था पर वायरलेस चलाने में इंटरेस्ट रखता था, वो आया, उसने कैलिफोर्निया जहाज का वायरलेस ऑन तो किया, पर चूंकि वो वायरलेस को उस तरीके से चलाना जानता ही नहीं था तो वो टाइटैनिक से आ रहे वायरलेस इमरजेंसी के संदेश को डिकोड ही नहीं कर पाया। वो समझ ही नहीं पाया कि लगातार टाइटैनिक से 12:15 बजे के बाद CQD संदेश आ रहा है। CQD का मतलब था वी आर सिंकिंग। वायरलेस का सही तरीके से उस समय प्रयोग ना हो पाना भी टाइटैनिक की इस ट्रेजेडी का एक बहुत बड़ा कारण बना। कैलिफोर्निया जहाज के डेक पर अप्रेंटिस गिब्सन था और गिब्सन ने अचानक देखा कि 11:40 के करीब 10 मील दूर एक जहाज एकदम खड़ा हो गया है। वो आगे नहीं बढ़ रहा। असल में वो जहाज टाइटैनिक ही तो था जो आइसबर्ग से टकरा चुका था। उसके बाद उसने लगातार मॉर्स लैम्प के थ्रू, मॉर्स कोड के द्वारा टाइटैनिक से बातचीत करने की कोशिश भी की। टाइटैनिक ने भी मॉर्स कोड भेजे। उनको भी लगा कि 10 मील दूर पर कोई जहाज है जो हमें बचा सकता है। लेकिन कमाल की बात है कि दोनों ही जहाज ये सोचते रहे कि ये शायद उनका भ्रम है और वो केवल उनके डेक पर जल रही लाइट को फ्लिकर करते हुए यानी कि झिलमिलाते हुए देख रहे हैं, ना कि मॉर्स कोड लैंप को। और ये गलतफहमी भी एक बहुत बड़ा कारण बन गई कि कैलिफोर्निया टाइटैनिक को बचाने के लिए आगे ही नहीं बढ़ा। लेकिन एक सवाल और बनता है। वो सवाल ये है कि जब 12:45 से टाइटैनिक से इमरजेंसी संकेतों के रॉकेट्स फायर किए जाने लगे, तब भी आखिर कैलिफोर्निया ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। उसका कारण ये था कि शायद टाइटैनिक के क्रू को ढंग से रॉकेट फायर करना आता ही नहीं था। उन्हें मालूम ही नहीं था कि रॉकेट को फायर करने के लिए इमरजेंसी में एक पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसमें उन्हें हर 1 मिनट के दायरे पर छोड़ा जाता है। साथ ही साथ वो वाइट के अलावा दूसरे कलर का होना चाहिए यदि बहुत ऊंचाई तक नहीं भेजा जा रहा। कमाल की बात यह है कि कैलिफोर्निया के डेक पर स्थित जो भी अधिकारी थे उनका कहना है कि उन्होंने वो रॉकेट्स देखे और उनको लगा भी कि शायद उस जहाज पर कुछ अनयूजुअल हो रहा है। लेकिन चूंकि कोई भी रॉकेट इस तरह के संदेश का था ही नहीं जो कि डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाता हो, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया और वो लगातार दूर से उस जहाज पर बस नज़र बना करके रखे रहे। 2 बजे के करीब उनको लगा कि वो जहाज की लाइट्स थोड़ी धीमी पड़ रही हैं। असल में टाइटैनिक की लाइट्स का अब बंद होना शुरू हो चुका था। लेकिन कैलिफोर्निया ने सोचा कि टाइटैनिक शायद दूर जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर जब 2:20 पर वो लाइट पूरी तरह गायब हो गई तो उन लोगों को लगा
कि टाइटैनिक शायद दूसरे डायरेक्शन में दूर जा चुका है, जबकि असलियत में टाइटैनिक पानी के अंदर जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ एक और जहाज जो कि 58 मील दूर था, जिसका नाम था कारपेथिया, वो वायरलेस से संदेश को प्राप्त कर चुका था। और वायरलेस से जब उसको ये संदेश मिला तो वो लगातार टाइटैनिक को बचाने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ा था। लेकिन 58 मील की दूरी इतनी आसानी से समुद्र में जल्दी पार नहीं की जा सकती। यही कारण है कि वो 4:10 पर आ पाए और टाइटैनिक को तब तक डूबे हुए करीब करीब 1.25 घंटे हो चुके थे। ये पूरी दास्तान कई जगह से ऐसी लगती है जैसे मानो ये सब कुछ होना ही था। इतनी सारी गलतियाँ, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गलतफहमी, और उन गलतफहमियों में एक गलतफहमी ये भी कि सबको लगता था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है, जिसकी वजह से 11:40 पर टकराने के लगभग 1 घंटे बाद तक तमाम लोगों ने बोट में जाना उचित ही नहीं समझा और केवल महिलाओं और बच्चों को भेजा जा रहा था। लेकिन उन महिलाओं में भी कई महिलाएं जाने को तैयार नहीं थी। उनको लगता था कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। जॉन जेकब एस्टर, जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, आज के समय में हम एलन मस्क से उनकी तुलना कर सकते हैं, वो व्यक्ति इतना बेफिक्र घूम रहा था कि उसका कहना था कि मैं ये शिप छोड़ करके क्यों जाऊंगा। और बाद में जब उसने अपनी वाइफ मैडलिन को बिठा भी दिया एक बोट में, तब भी उसने यही पूछा कि मुझे बोट नंबर बता दो ताकि न्यू फाउंडलैंड में मैं इनसे वापस मिल सकूं। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जॉन जेकब एस्टर उस जहाज के साथ ही हमेशा के लिए डूब गए। ये कमाल ही था कि 2200 लोगों के लिए सिर्फ 1200 लोगों की बोट रखी गई और उसके बाद भी उन बोट्स को पूरी तरह भरा ही नहीं गया, क्योंकि ज़्यादातर क्रू मेंबर्स को ये पता ही नहीं था कि बोट की कैपेसिटी जो कि 65 लोगों की है, उसकी चेकिंग बेलफास्ट में पहले ही की जा चुकी थी। उनकी नज़र में शायद उनको डर था कि ज़्यादा लोगों को बिठाने से ये लाइफ बोट्स भी ना डूब जाए। तो शुरुआत में तो कई सारी ऐसी बोट निकली जिनमें 12 या 25 लोगों को ही बिठा करके आगे रवाना किया गया, जिसकी वजह से केवल 715 लोगों को बचाया जा सका। इन्हीं कुछ घटनाओं के अलावा एक तथ्य और है जो हमें जान लेना चाहिए कि इस पूरी ट्रेजेडी में सबसे ज़्यादा नुकसान 3rd क्लास के लोगों को उठाना पड़ा। एक तरफ जहां वीमेन एंड चाइल्ड ओनली चल रहा था और उनको ही बिठाया जा रहा था, वहीं 3rd क्लास के तो बच्चों को और वीमेन को भी सबसे लास्ट में जगह दी गई, जबकि तब तक 1st क्लास के कई मेल पैसेंजर्स लाइफ बोट्स में जाकर के अपनी जान बचा चुके थे। और कमाल की बात है कि बाद में ना तो किसी इंक्वायरी कमेटी ने और ना ही किसी पैसेंजर ने जो कि 3rd क्लास से बिलोंग करते थे, उन्होंने कभी इस पर सवाल उठाया, क्योंकि शायद ये सबके लिए बहुत नॉर्मल था कि 3rd क्लास तो सबसे बाद में ही जाएगा। हालांकि इस पूरी ट्रेजेडी में कुछ और बातें जो मुझे समझ में आई वो ये थी कि वहाँ उस समय उन लोगों का ये व्यवहार कि वीमेन एंड चाइल्ड फर्स्ट की जो पॉलिसी अपनाई गई वो अपने आप में काफ़ी कमेंडेबल। यहाँ तक कि कई मेल लोगों ने अपने आप को पूरी तरह शिप पर ही रखा, ये कहते हुए कि यदि हम बोट पर जाएंगे तो ये एक जेंटलमैन एक्टिविटी नहीं होगी। टाइटैनिक के जो मालिक थे मिस्टर इसमे, वो एक बोट पर बचकर निकल गए थे और बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हुए। ऐसी कई कहानियाँ, ऐसी कई एक एक मिनट की जानकारी इस किताब अ नाइट टू रिमेंबर में दी गई हैं। चूँकि मैं इस घटना में बहुत इंटरेस्टेड रहा तो मुझे लगा कि इस घटना को आपके साथ साझा किया जाना चाहिए। धन्यवाद।